हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग वैंडी ग्राफ जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। यानी हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो वैंडी ग्राफ जनित्र के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वैंडी ग्राफ जनरेटर का आविष्कार किसने किया था। तो वैंडी ग्राफ जनरेटर का आविष्कार अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट रॉबर्ट जे वैंडी ग्राफ ने किया था। यानी रॉबर्ट जे वैंडी ग्राफ नामक साइंटिस्ट ने सन 1929 ईस्वी में इसे सबसे पहले बनाया था। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वैंडी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल कहीं पर अगर हमें हाई पोटेंशियल चाहिए यानी कि हाई वोल्टेज चाहिए वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तथा अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, अर्थात इसके काइनेटिक एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो वहां पर भी हम लोग वैंडी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो वैंडी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग हम लोग दो जगहों पर करते हैं। सबसे पहले वहां जहां पर हमें हाई पोटेंशियल चाहिए और दूसरा जहां पर हमें किसी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना हो। तो वैंडी ग्राफ जनरेटर जो है यह हाई पोटेंशियल कितना डेवलप करता है, जरा इसको देखें। तो वैंडी ग्राफ जनरेटर जो है वह 10 टू द पावर 6 वोल्ट के ऑर्डर की पोटेंशियल को क्या करता है, डेवलप करता है। और ये हाई पोटेंशियल के कारण यानी इसके हाई वोल्टेज के कारण अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना हो या इसकी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना हो तो हाई पोटेंशियल के कारण इसकी वेलोसिटी या फिर इसके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। अब ये देखते हैं कि वैंडी ग्राफ जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यानी इसकी सिद्धांत क्या होती है। तो सबसे पहले वैंडी ग्राफ जनरेटर जो है वह 3 प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला प्रिंसिपल जो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि अगर आप किसी खोखले चालक को चार्ज देते हैं, अगर किसी खोखले चालक को चार्ज देते हैं तो ये जो चार्ज है खोखले गोले के अंदर नहीं रहता है, ये सभी के सभी चार्ज खोखले गोले के ऊपरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अर्थात खोखले गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वह 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, अगर कोई बड़ा वाला एक स्फीयर है यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके अंदर एक छोटे कंडक्टिंग स्फीयर को रखकर अगर इनको एक पतले वायर से कनेक्ट कर दें तो अंदर वाले स्फीयर पर जितना भी चार्ज रहेगा अब यहाँ पे ना रह के ये सभी के सभी चार्ज जो हैं बड़े वाले स्फीयर के ऊपरी सतह पर जाके एक समान रूप से फैल जाएगा। यानी किसी भी बड़े वाले स्फीयर के अंदर अगर छोटे स्फीयर को आप रख के एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो छोटे वाले जो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पर अब चार्ज ना रह के ये चार्ज सभी के सभी बाहर वाले कंडक्टिंग स्फीयर पर जाके स्पेयर्ड हो जाता है। तो ये है हम लोग का प्रिंसिपल नंबर 2। अब इसका प्रिंसिपल नंबर 3 जो है वो है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसीलिए यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा। तो तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है, कोरोना डिस्चार्ज। तो पहला प्रिंसिपल इसका हो गया कि अगर किसी खोखले
चालक गोले को अगर आप बाहर से आवेश देते हैं तो सभी के सभी आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। दूसरा है कि अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि चालक गोले के अंदर किसी एक छोटे चालक गोले को रख के एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो अंदर वाले गोले पर जितना भी चार्ज रहेगा वो सभी उठ के बाहर वाले गोले के सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। और तीसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो है कोरोना डिस्चार्ज, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता चुका है कोरोना डिस्चार्ज क्या है कि नहीं। तो ये हो गया इसकी प्रिंसिपल, इसका यानी कि आविष्कार किसने किया, किस सन में किया, ये सारी बातें। अब हम लोग देखते हैं इसकी रचना क्या होती है, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वैन डी ग्राफ कैसे बनता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया है, इसको आप जरा देखेंगे, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे और इसे आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा खोखला गोला लिया जाता है जिसे हमने नाम एस दिया है। ये एक बड़ा खोखला गोला है जिसका नाम हमने एस दिया है। इस खोखले गोले को विद्युतरोधी स्टैंड पर रखा जाता है। विद्युतरोधी स्टैंड का मतलब होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो विद्युतरोधी स्तंभ पर इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। इसके बाद हम लोग दो पुल्ली का यूज करते हैं। एक पुल्ली को हमने कहां पे रखा, तो जो खोखला गोला है उसके सेंटर पे, और इसका नाम हमने दिया है P1। और दूसरा जो पुली है वह स्तंभ के पास यानी कि नीचे रखा जाता है जिसका नाम P2 दिया गया है। और दोनों पुली को एक इंसुलेटिंग बेल्ट के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। इंसुलेटिंग बेल्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा, विद्युतरोधी पट्टा के सहारे इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। फिर से दूसरा जो ऊपर वाला पुल्ली है P1, उसके पास एक हम लोग कंडक्टर लगा देते हैं और इस कंडक्टर का नाम दिया हमने C1। और इस कंडक्टर को जो आपका बड़ा वाला स्फीयर है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा कंडक्टर जो है वह पुल्ली P2 के पास जोड़ा जाता है और दूसरे वाले कंडक्टर को हाई वोल्टेज टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। और हाई वोल्टेज टर्मिनल का एक सिरा आपका सेकेंड कंडक्टर से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा इसको अर्थ कर दिया जाता है, यानी कि अर्थिंग पोजीशन यहाँ पे निगेटिव रहेगा और ये वाला जो आपका सिरा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिएगा जो पुली 2 है यानी कि जो स्तंभ के पास जो पुली है वह मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है। यह मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है। मोटर क्या करता है, रोटेट करेगा तो पुली को भी क्या कर देगा, रोटेट कराएगा। ये हो गया इसकी रचना यानी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे जो हम लोग कंडक्टर लेते हैं C1 और C2, दो जो कंडक्टर लेते हैं वह कंगीनुमा आकृति का होता है। कंगीनुमा आकृति का मतलब है इसमें बहुत सारे नुकीले पार्ट होते हैं। जिस तरह कंगी में बहुत सारे नुकीले पार्ट होते हैं उसी तरह का यहाँ पर दोनों कंडक्टर C1 और C2 उसी शेप का लिया जाता है क्योंकि इससे कोरोना डिस्चार्ज आसानी से कराया जा सके। ये हो गया इसकी आपका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। अब जरा इसके हम लोग वर्किंग को देखते हैं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग क्या है, कैसे ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में देखिएगा। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और ये जो कंडक्टर नीचे वाला है C2 ये हाई वोल्टेज टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये मोटर का काम है रोटेट करेगा। जैसे ये मोटर रोटेट करेगा ये पुली से जुड़ा है, पुली भी रोटेट करेगा और पुली जो है बेल्ट के सहारे जुड़ा हुआ है तो ये बेल्ट ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जो आपका कंडक्टर C2 है हाई वोल्टेज टर्मिनल जोड़ने के कारण यहाँ पर C2 के पास ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज टर्मिनल इसको चार्ज प्रोड्यूस करेगा यानी कि चार्ज इसको प्रदान करेगा, ये इसको चार्ज देगा। तो ये हाई वोल्टेज टर्मिनल कंडक्टर C2 को चार्ज देगा और यहाँ पर इसके नुकीले पार्ट होने के कारण
C2 पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सफिशियंट से भी ज़्यादा होगा, पर्याप्त से भी ज़्यादा होगा, ये क्या करेगा, कोरोना डिस्चार्ज के कारण इसके आसपास के जो एयर पार्टिकल है उसको भी चार्ज करने लगे। यानी कि C2 से कोरोना डिस्चार्ज होगा, जिसके कारण एयर के जो पार्टिकल है वो भी चार्ज हो जाएगा, और ये एयर पार्टिकल जो चार्ज हो जाएंगे वो बेल्ट के सहारे वो ऊपर वाले पुली के पास जाएगा, और ऊपर वाले पुलिस के पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे पॉजिटिव ऊपर वाले पुली के पास जाएगा, और ऊपर वाले पुली के पास कंडक्टर लगा हुआ है जिसका नाम है C1। ये जो कंडक्टर है ये सभी चार्ज को कलेक्ट करने लगेगा, और ये पुली के सभी चार्ज को कलेक्ट करके ये जुड़ा हुआ है स्फीयर से, तो सभी के सभी चार्ज को बड़े वाले खोखला जो स्फीयर है उस पर ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल में देख चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर छोटे कंडक्टर को रख के अगर आप ऐड करोगे तो छोटा कंडक्टर का सारा चार्ज ऊपर वाले कंडक्टर को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर C2 जो है कोरोना डिस्चार्ज से बेल्ट पर चार्ज को स्प्रे करेगा, और ये जो बेल्ट है सारे चार्ज को ऊपर ले जाएगा, किसके पास, पुल्ली 1 के पास, और पुल्ली 1 के पास कंडक्टर 1 जो है सभी चार्ज को एकत्रित कर लेगा, संग्रहित कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, और ये भेज देगा कहां पर, तो सरफेस, किसके सरफेस, तो ऊपर वाले जो खोखले गोले हैं उसके सरफेस पे। अब देखिएगा ये काम कब तक चलता रहेगा, जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी। क्यों कि जैसे आपके एयर का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। तो ये चार्ज वहां तक क्या करेगा, मेंटेन करेगा ऊपर वाली सतह पर। इससे ज्यादा अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज। इसीलिए कोरोना डिस्चार्ज इसको करना क्या है, बचाना भी है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगभग इतना हो जाएगा, मोटर को हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और तब देखते हैं कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने मान लिया कि इस पर Q आवेश है, यानी कि जो स्फीयर आपका ऊपर वाला है खोखला गोला उस पर आवेश का मान Q है, और इसकी रेडियस को जरा हम मान लेते हैं R। इसकी रेडियस कितनी है बाबू, R है, तो इसकी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q/r के बराबर। इस पर आवेश का मान लिए Q, और इसकी रेडियस हमने मान लिया R। तो इतना इस पर पोटेंशियल होगा, है कि नहीं। अब देखिएगा हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल V = E × D, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस को जरा हम लोग रेडियस से तुलना करें, क्योंकि डिस्टेंस रेडियस का जो यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है एक ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेडियस रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास इफ रेडियस ऑफ स्फीयर यानी हॉलो स्फीयर इज 3 मीटर, अगर हमारे पास 3 मीटर रेडियस वाला अगर खोखला गोला है तो इससे कितनी पोटेंशियल आएगी, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो V = E की वैल्यू कहां तक जाएगा जी, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। तो 3 × 10⁻⁶, और ये जो आपका रेडियस है वो 3 है, तो 9 × 10⁶ वोल्ट हम लोग इस वैन डे ग्राफ जनरेटर से निकाल सकते हैं, जब ये खोखला गोला का रेडियस अगर 3 मीटर का है। तब मान लीजिए 2 मीटर का होता तो ये वैल्यू यहाँ 2 मीटर होता, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 × 10⁶, यानी कि जो आपके पोटेंशियल का
जो ऑर्डर है वो 10⁻⁶ के ऑर्डर का हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर से पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाला वैल्यू है कि नहीं। तो ये है सभी के सभी वैन डी ग्राफ जनरेटर से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट। शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।